साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः उसी मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हैं और वह मुद्दा पेंशन से लेकर के संबंधित है। पेंशन एक ऐसी राशि होती है, नौकरी करने के बाद जो प्राप्त होती है वह बुढ़ापे की लाठी कही जाती है। पेंशन यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो आपके इर्द गिर्द आपकी सेवा सत्कार करने के लिए हर परिवार, चाहे परिवार का कोई भी अंग हो जो आप पे डिपेंडेंट है, वह तत्पर रहता है और वह प्रयास में रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें। तो सबसे पहले इन सारी बातों को प्रारंभ करने के पहले आज एक महत्वपूर्ण पर्व है, कृष्ण जन्माष्टमी। इस अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। तो चलिए हम लोग जो मेन मुद्दा है उस पर बात करने का प्रयास करेंगे। समय के बढ़ते क्रम में अनेक प्रकार के पेंशन में बदलाव किए गए। प्रारंभ में ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम लाया गया था जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो समय बढ़ते गया उसमें संशोधन अर्थात उस पेंशन में कटौती की गई, कुछ नए प्रकार के स्कीम लाए गए। तत्पश्चात एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम कुछ दिनों तक क्रम में रहा, कुछ दिनों तक वह गतिशील रही, लेकिन उसके बाद पेंशनधारियों का या तो फिर कर्मचारियों के जो कार्यरत है उनकी डिमांड के आधार पे उनमें कुछ तब्दीलियां लाई गई और अंततः 24/8/2024 को मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हिंदी में एकीकृत पेंशन योजना भी कह सकते हैं, उसकी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी गई और इसकी जो खास बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम लोग डिटेल रूप से एक गणितीय गणना के साथ करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम लोग इस पेंशन से रिलेटेड एक वीडियो में हम लोग उपस्थित हुए थे और उसमें ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों में तुलनात्मक जानकारी प्राप्त किए थे और उसके बाद उसमें जो अच्छी प्रकार की थी एनपीएस और यूपीएस में, उनको भी हम लोग डिवाइड करने का प्रयास किए थे कौन सी अच्छी थी। हालांकि ओपीएस से तो अच्छी कोई भी पेंशन योजना, चाहे एनपीएस हो या तो यूपीएस हो, यह हो ही नहीं सकती है, लेकिन जो सरकार की सोच होती है उस अनुसार से इनको बदलने में उनका काफ़ी योगदान रहता है और उनके बाद जो कुछ सुविधाएं एनपीएस में हटा करके यूपीएस में दिया गया है, उन सभी को हम लोग गणितीय विधि से समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे क्या क्या कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करना ना छोड़ेंगे यदि आपको अच्छी लगे तो। इससे होता क्या है कि हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा और उत्सुकता जागरूक होती है और आपके एक लाइक से हम मोटिवेट हो जाते हैं। प्रारंभ किया जाए कि वह जो पेंशन स्कीम है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और पहले वाले पेंशन स्कीम से तुलनात्मक हम लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे। आप बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। आज हम लोग इन सारे जो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस है या तो फिर नई पेंशन योजना है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे खास रूप से हम लोग बात करेंगे एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस। इसको समझेंगे एक एक पॉइंट करके, उसके बाद जहाँ तक मेरा प्रयास होगा इसको सुगम करने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट को हम पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, पहला बिंदु यहाँ पे नोट किया गया है कि अंशदान नहीं करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि एनपीएस की तरह 10% और सरकार का जो अंशदान रहेगा 18.5% सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अंशदान नहीं करना होगा, यानी कि 10% से अधिक आपको अंशदान नहीं करना होगा। जिस प्रकार से एनपीएस में 10%
कर्मचारी की ओर से अंशदान उसके वेतन से काटा जाता था, यानी कि लिया जाता था। उसके बाद 14% सरकार की ओर से यानी गवर्नमेंट की ओर से अंशदान किया जाता था। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अंशदान नहीं करना होगा, इसे आप नहीं मानेंगे। यानी यूपीएस में 10% का अंशदान आपको करना ही होगा और इसके बाद सरकार की ओर से 18.5% उसमें ऐड करके टोटल मिला करके 10% और 18.5% यानी कि 28.5% आपका इस अनुसार से सरकार और कर्मचारी की ओर से जो अंशदान होगा वह टोटल ऐड होकर के आपका जो अमाउंट है वह इंक्रीज़ कर दे जाएगा। तो यह क्लियर हो गया होगा कि यूपीएस में भी जिस प्रकार से एनपीएस की तरह 10% अंशदान करना पड़ता था कर्मचारी को, उसी प्रकार से इस स्कीम में भी 10% अंशदान करना होगा। हालांकि ओपीएस में थोड़ा बैक जाते हैं, तो ओपीएस में कोई भी अंशदान कर्मचारी की ओर से नहीं किया जाता था। तो यह एक अच्छी खासी रकम हो जाती है 10% मिला करके। उसके बाद 18.5% ही सरकार की ओर से अंशदान, पहले 14% ही कुछ वृद्धि इसमें की गई है सरकार की ओर से अंशदान में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि न्यूनतम 25 साल के सेवानिवृत्ति के 1 साल पहले का औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। यह देखिए कि न्यूनतम 25 साल, यदि आपकी नौकरी 30 साल है तो आपकी न्यूनतम 25 साल निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और जिनकी नौकरी यदि 25 साल नहीं पूर पाती है, अगले साल 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को लागू करने की बातें कही जा रही है। अभी अच्छा खासा समय है। निश्चित रूप से इस पे कर्मचारियों का दबाव, या तो कुछ सरकार इसके बारे में अन्य प्रकार से सोचती है, तो कुछ और सारी तब्दीलियां इसमें होने की गुंजाइश है, ऐसी प्रतीत हो रही है कि जो कि भविष्य में हो सकती है। तो न्यूनतम 25 साल आप नौकरी किए, उसके बाद रिटायर हो गए, तो 1 साल पहले यानी 25 साल पूरा होने के 1 साल पहले उसमें होगा कि औसत वेतन का, यानी कि 1 जनवरी से आप प्रारंभ करेंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी यह 1 साल हो गया आपका। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल का जो औसत वेतन होगा, औसत वेतन कहने का, औसत मूल वेतन कहने का अर्थ हो गया कि इसमें इस तिथि में कुछ न कुछ तब्दीलियां होते जाएगी, इंक्रीजमेंट होगा वेतन में भी, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, यानी कि औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने का तरीका आप समझ रहे हैं कि कुल का, यानी कुल वेतन बटे इसमें 12 से डिवाइड होगा, यह आपका एवरेज हो गया। उसके बाद उसका जो निकल करके हुआ उसका 50%, यानी 50%, यानी कि 50% इसमें 100 से डिवाइड करेंगे और कुल वेतन जो इसका कैलकुलेशन होगा उस आधार पर आपका पेंशन प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अगला इसका पॉइंट इस प्रकार से कहा गया है कि मौत के बाद मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को प्राप्त होगा। यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और वो पेंशन भोगी है, ध्यान रख, 25 साल पूरा करने के बाद किसी कर्मचारी के, किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 60%, यानी कि जो आपका पेंशन प्राप्त हो रहा था, सपोज कीजिए कि आपका पेंशन 30,000 रुपये उस समय प्राप्त हो रहा था जब आप जीवित थे, लेकिन आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो 30,000 का 60% आप निकालेंगे तो 18 यानी 18,000 रुपया उसके परिवार को मिलेगा, यानी कि जो उसके नज़दीकी है, पत्नी हो या तो फिर उसके बेटे या बेटियां हो तो उनको यह प्राप्त होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है 10 साल के बाद पेंशन 10,000 रुपया आपको प्राप्त होगा। इन सारी बातों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम लोग जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स गणना की, गणितीय गणना की, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल यदि आप नौकरी कर चुके हैं तो आपका
10,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद महंगाई जो इंडेक्सेशन है, महंगाई इंडेक्स है, उसके अनुसार से आपको लाभ होते चला जाएगा। अगला पॉइंट इसका है कि सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी मिलेगी। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि होती है जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवा से मतलब आपकी सेवा कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय अंतिम समय में जो आपका वेतन है, अंतिम समय का जो वेतन है वह 15 गुना होगा 15/26 से, और कितने साल आपने नौकरी किया उस अनुसार से आपकी ग्रेच्युटी हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस प्रकार से थोड़ा सा लिख करके इसका सूत्र को समझ लें। ग्रेच्युटी बराबर अंतिम वेतन गुना 15/26 गुना कितने साल आपने नौकरी किया है। तो अंतिम वेतन मान लीजिए कि आपका 26,000 रुपया है, सीधा सा लेते हैं 26,000 रुपया 15/26, और आपने नौकरी किया 20 साल, तो इसको कटा दीजिए, 1,000 इधर हो गया, उसके बाद 26 दूनी 52, इस पे 1 2 3 4 जीरो, यानी कुल मिला करके 5,20,000 रुपया आपको ग्रेच्युटी के अनुसार से प्राप्त होगा। इसमें और भी कुछ इंटरेस्ट ऐड होते चला जाएगा आपका, और इंटरेस्ट होने के बाद यह कुछ आगे चल करके लगभग 8 से 9 लाख रुपये आपका ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यह हो गई बातें ग्रेच्युटी की। इस अनुसार से ग्रेच्युटी की भी बातें इसमें शामिल की गई है यूपीएस में, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना में। उसके बाद यहाँ पे यह पॉइंट है, इसको समझने लायक है कि हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, यानी कि जो मूल वेतन होगा, मूल वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर, यानी कि आपके वेतन से यह कटते जाएगा और जुट करके आपको अंतिम रूप से जब रिटायरमेंट होगे तो यह प्राप्त होगा। इसे भी हम लोग समझें, हर 6 महीने में आपने जितने साल नौकरी किया है उस अनुसार से निकलेगा। तो सपोज़ कीजिए कि मूल वेतन, यानी जिस प्रकार से हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, यानी कि मूल वेतन का, तो 6 महीने में आपका जिस अनुसार से मूल वेतन होता है, प्रारंभ किया आपने नौकरी, तो 6 महीने में मतलब शुरुआती दौर में सपोज कीजिए कि कम ही मूल वेतन हो, चलिए 20,000 रुपया लिखते हैं, 20,000 मूल वेतन होगा। उसके बाद 50% डीए निकालेंगे, डीए आपका 50% ही लेके चलते हैं, तो 20,000 का 50% आप निकाल लेंगे, 50 दूनी 100, और यह हो गया कट करके 10,000 रुपया। तो 10,000 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 30,000 रुपया। इस प्रकार से हर 6 महीने में आपका जुटते जाएगा, और साल भर में यह है, 1 साल में इसको दुगना कर दीजिए, 30,000 प्लस 30,000 अर्थात 60,000 रुपये, और इसी 60,000 रुपये का 10वां हिस्सा, यानी 1/, आप 10 करेंगे, अर्थात 6,000 रुपया आपका सालाना कटेगा आपके सैलरी से। और जब तक आप नौकरी करेंगे, जितने साल तक नौकरी करेंगे, यह ऐड होते जाएगा। और यदि 20 साल आपने नौकरी किया तो इसमें 20 गुना 6,000 करेंगे, 6 दूनी 12, यानी 1,20,000 रुपया आपको यह स्कीम है, हर 6 महीने के सेवा के बदले मासिक वेतन के रूप में जो रिटायरमेंट पर प्राप्त होगा उस अनुसार से वह प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी प्राप्त होगा और ग्रेच्युटी भी मिलेगी आपको। और उसके बाद जो इस प्रकार से न्यूनतम 25 साल की सेवानिवृत्ति है तो वह जो पेंशन के रूप में है वह भी प्राप्त होगा। इसके बाद एक और इसमें सुविधा दी गई है कि 2004 से 2025 तक, 2004 में ध्यान रखिएगा,
कि एनपीएस की इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2004 से 2025 तक रिटायरमेंट होने पर भी उन्हें भी लाभ मिलेगा। और जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उसे एरियर के रूप में, जिस प्रकार से जो भी भत्ताएँ होती है, अन्य प्रकार की भत्ताएँ उसमें ऐड हो करके एरियर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि कोई कर्मचारी चाहे कि एनपीएस मेरा चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वह कार्यरत हैं और अंतिम दौर में उन्हें पेंशन प्राप्त होने की स्थिति होगी, तो वह एनपीएस से बदल करके यूपीएस में, यानी कि अभी ही प्रारंभ में जब इसका 2025 से प्रारंभ होगा, 1 अप्रैल 2025 से, तो उस स्थिति में आप एनपीएस को चेंज करके यूपीएस में जा सकते हैं। यह भी सुविधा दी गई है। और इस प्रकार से जो भी बातें इसमें यूपीएस में है, कुछ ओपीएस के बिंदु को भी इसमें उठाया गया है, लेकिन एनपीएस में जो भी कमियां थी उसको कुछ न कुछ सुधार किया गया है। तो निश्चित रूप से कर्मचारी चाहेंगे यदि इसे भविष्य में लागू किया जा सकता है, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं होती है, 1 अप्रैल 2025 से यह रनिंग पीरियड में हो जाएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, तो निश्चित रूप से एनपीएस में जो कर्मचारी हैं वह यूपीएस में आने के लिए ज़रूर सोचेंगे। हालांकि ओपीएस में जितनी सुविधाएं थी, जिस प्रकार में उसमें अंशदान देने की आवश्यकता नहीं थी, कर्मचारी की ओर से डायरेक्ट सरकार की ओर से अंशदान दिया जाता था, तो यहाँ पे वैसी बातें नहीं है। 10% जो एनपीएस में अंशदान की बातें थी वह भी यहाँ पे यूपीएस में अंशदान आपको करना होगा। तो उम्मीद है कि कुछ इसमें यदि बताने में कमियाँ रही होगी तो निश्चित रूप से उसे मैनेज करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसमें जो कमी है उसे कमेंट के माध्यम से दूसरों को समझाने का भी प्रयास करेंगे। लोगों के द्वारा कुछ गलत सलत का कमेंट भी हमें देखने को मिलता है। खैर, हम उन कमेंट से पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि उस प्रकार के जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सभी को एक ही आदमी का वीडियो, एक ही जो भी बताने वाले हैं उनका पसंद नहीं आता है। बहुत लोगों के द्वारा अच्छा प्रेम स्नेह भी जताया गया, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया जाएगा। उस वीडियो में काफ़ी अच्छा मुझे प्रोत्साहन मिला, काफ़ी लोगों के द्वारा मोटिवेट किया गया। उसके बाद उस मोटिवेशन के आधार पे मैंने उसमें वादा किया था कि गणितीय आधार पर, गणितीय गणना के आधार पर पुनः मैं यूपीएस से रिलेटेड एक वीडियो में आऊँगा और प्रयास करूँगा कि इसे अधिक से अधिक आप तक, आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठा सकूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।